जन्नत का स्वागत है दोस्तों। आज 5:56 में एक बड़ी घटना होती है कि भारत में एक प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रवेश करती है हिंडन में, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत आती हैं क्योंकि बांग्लादेश में जन विद्रोह हो गया था। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जन विद्रोह का कारण आरक्षण रहा, जन विद्रोह का कारण विद्यार्थी रहे। ये बात समझने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के ऐसी छुटपुट हिंसाएं बहुत बार हुई हैं। इवन देन भारत में भी आरक्षण वाले मैटर को लेके या अग्निवीर योजना को लेकर के भी हिंसक आंदोलन भी हुए। लेकिन क्या वो हिंसक आंदोलन भारत में आप परिकल्पना कर सकते हैं कि वो सरकार बदल दे? लेकिन बांग्लादेश में ऐसी स्थितियां बन गई। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के स्वभाव में कहीं ना कहीं पर अभी भी डेमोक्रेटिक जो जड़ें हैं, लोकतांत्रिक जड़ें हैं, वो उतनी मजबूत उस समाज में नहीं हो पाई। हालांकि बांग्लादेश उसी शोषण से निकल करके 1971 में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक राष्ट्र बना था, जो पाकिस्तान ने उसका उस समय का वेस्टर्न पाकिस्तान, वर्तमान का बांग्लादेश, ये दोनों वेस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश का शोषण करते थे या पूरे पाकिस्तान का शोषण करते थे। ये शोषण इस हद तक था कि पूरी पाकिस्तान से चुना गया प्रधानमंत्री पश्चिमी पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम पूरी पाकिस्तान के काले बदबूदार बंगाली बोलने वाले लोगों को अपना शासक नहीं बनाएंगे। तब बांग्लादेश में क्रांति हुई और भारत ने उसमें मदद की और भारत ने एक पाकिस्तान के पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में निर्मित करने में एक सशक्त भूमिका निभाई। लेकिन जो भारत ने निर्मित किया श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 2024 तक आते आते वहां पर उसकी जो जड़ें हैं वो खिसकने लगी हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है, हमारा पड़ोसी है, वहां पर वहां की सेना ने एक तरह से सरकार संभाल ली है और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद निश्चित बात है दुनिया के कई देशों से उन्हें संपर्क साधा होगा और मुझे लगता है कि भारत ने सबसे पहले शेख हसीना को शरण दिया और ये बताने की कोशिश की कि वो चुनी हुई सरकार के साथ है। और शेख हसीना के समय में भारत बांग्लादेश के बेहतरीन संबंध रहे हैं, उसमें लेटेस्ट में तीस्ता जल समझौता भी है। तो तीस्ता जल समझौते जैसे चीजों से चाइना अभी नाराज था। पाकिस्तान वैसे भी भारत के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं रहते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अमेरिका का भी था, कुछ टापूज, कुछ आइलैंड अमेरिका भी चाहता था अपने बेस बनाने के लिए, जिसे शेख हसीना ने मना कर दिया था। तो आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसमें चाइना, पाकिस्तान और कुछ हद तक अमेरिका का जो इंटरेस्ट था और वह बांग्लादेश की सेना का पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर का होना और उस सेना में पाकिस्तान का प्रभाव आज भी होना बांग्लादेश में जो आरक्षण से उपजा आंदोलन है वो एक सशस्त्र आंदोलन के रूप में एक तरह से परिवर्तित हो जाता है। इस हद तक कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को, जो कि 15 साल के ऊपर लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बननी थी, 15 साल से शासन में थी, 2009 से उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ता है। और बांग्लादेश को वो एक बार टीवी में संबोधित करना चाहती थी, अपनी बात रखना चाहती थी और वहां की सेना ने उन्हें इस लायक भी नहीं समझा कि वो अपनी बात रख सके। तो इस तरह से कहीं न कहीं पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। उसके साथ-साथ उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की आवास की सुरक्षा तक नहीं की। आंदोलनकारी आवास के अंदर घुस जाते हैं और उसमें लूट मचाते हैं। तो एक समय वो बांग्लादेश था, अभी तक एक हफ्ते पहले तक, जिसकी जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा थी, जिसकी ग्रोथ रेट कभी-कभी भारत को भी पीछे छोड़ देती थी। तो अब दुनिया की उन नेताओं को यह समझ में नहीं आता कि देश का आर्थिक विकास करने के बाद में भी वो ऐसे और क्या काम करें जिससे कि शेख हसीना जैसी स्थिति उस देश को ना देखनी पड़े। इसमें सारे राष्ट्रों को इस बात को जरूर समझना होगा कि जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको अगर आप पोषित करते हैं तो अंततोगत्वा वो राष्ट्र के लिए फायदेमंद नहीं होती है, वो राष्ट्र के लिए असुरक्षा का माहौल क्रिएट करती है। अब
प्रश्न तीसरा नेक्स्ट आता है कि बांग्लादेश में जो स्थिति में ऐसी परिवर्तन आया उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला प्रभाव आता है जो साउथ ईस्ट एशिया में आएगा, भारत पे आएगा, जो लोकल आएगा उसमें है कि भारत की जो पूर्वी हिस्सा है, खासकर जो बंगाल से लेकर के असम और मणिपुर वगैरह का जो हिस्सा है, जो 6-7 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, वहां पर लोगों का प्रवेश बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अशांति की वजह से भारत में प्रवेश करेंगे। वैसे भी भारत को इस समस्या से, जो शरणार्थियों की समस्या से या बांग्लादेशियों की समस्या से वो जूझ रहा था, इस समय शरणार्थी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से भारत की तरफ आ सकते हैं, उसमें हिंदू शरणार्थी भी हो सकते हैं। दूसरी जो समस्या है वो हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। जब आप बांग्लादेश से चलते हैं ऐसे करके और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चाइना का है, एक तरफ बांग्लादेश है, और बंगाल से एक ऐसी चिकन नेक जाती है और वो फिर हमारे से सातों 7 सिस्टर्स को जोड़ती है। तो एक माफ कीजिएगा, एक हमारी वो समस्या भी कनेक्टिविटी की हो सकती है, क्योंकि अगर चिकन नेक पर बांग्लादेशी की तरफ से कोई समस्या आती है या वहां पर बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी शरणार्थी प्रवेश करते हैं तो उससे भारत के नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा जियोपॉलिटिकल मैटर आएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के डी एस्टैब्लिश होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बांग्लादेश के डिस्टेब्लिश होने से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध प्रभावित होंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की जगह अब एक सेना स्थान लेगी, और निश्चित बात है वो सेना भारत समर्थक तो कभी है नहीं, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है, वो चाइना की समर्थक, वो पाकिस्तान की समर्थक है। तो भारत के लिए एक नई चुनौती भी है कि वो बांग्लादेश के आने वाली सरकार के साथ वो समन्वय कैसे बनाए, उस समन्वय के साथ भारत आगे कैसे बढ़े जिससे पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध बेहतर बने रहे। तो भारत के लिए अपने देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी थ्रेट है, उसे भारत को देखना है। वर्ल्ड लेवल पर बांग्लादेश में जो परिवर्तन आया है उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को यह भी देखना है। और तीसरी बात यह है कि वहां कितनी जल्दी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, इसमें भी भारत को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। इससे भारत के लिए एक चिंता का विषय है, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो आग की लपटें हमारे घर तक आ सकती है। तो इसलिए बांग्लादेश में लगी आग भारत को भी थोड़ा अलर्ट मोड में रखने के लिए प्रेरित करती है, और उसका प्रभाव न्यूनतम पड़े भारत पर बांग्लादेश के डी एस्टैब्लिशमेंट होने का, पॉलिटिकली डी एस्टैब्लिशमेंट होने का, ये भी भारत की नजरें उसमें रहनी चाहिए। और उम्मीद भी है 1971 में हमने बांग्लादेश का निर्माण तक कर दिया था, उसमें भारत की शक्ति उतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन तब भी हमने पाकिस्तान के एक टुकड़े को तोड़ करके बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो आज भारत 2024 का भारत है, विश्व में हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ताकतवर देश है। तो इसलिए उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता आ रही है उससे भारत बचकर निकल जाएगा और भारत के इंटरनल मैटर पर कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होगी कि भारत इससे न्यूनतम प्रभावित हो या बिल्कुल प्रभावित ना हो, और कुछ सप्ताहों में या कुछ महीनों में एस्टेब्लिश हो जाएगा कि भारत ने बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में दखल न देते हुए भी भारत ने अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखा है जिससे कि भारत के अंदर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दोस्तों, आज मैंने बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची उसको लेकर के एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।